Welcome to Mathematics Creator students. Myself Vinay sir and I am your maths mentor. Today is the lecture second of the chapter Matrix of class 12 in CRT. What we have discussed in the last chapter, in the last lecture, we have discussed what is a matrix, definition of matrix, representation, their general representation, and rows and columns we have discussed. In this lecture, we will discuss the types of matrix. So let us see what are the types of matrix. The first matrix of types of matrix is a row matrix. रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा नाम से ही लग रहा है, a matrix having only one row. A matrix having only one row is called a row matrix. Row matrix मतलब सिर्फ एक रो हो, कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम जितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी रो की बात होगी तो सिर्फ एक रो हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका. 1 2 इसका ऑर्डर क्या हो गया? कितने रोज हैं? 1 है और कॉलम्स 3, तो 1 क्रॉस 3 हो गया. रो देख लो कितना है? एक रो है, तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स. कोई और एग्जांपल देख लेते हैं. 4 5 इसके देख लो रो कितने हैं? अगर इसका ऑर्डर लिखे तो 1 क्रॉस 2, दो कॉलम है, एक रो है. ये भी मैट्रिक्स क्या होगा मेरा? रो मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स हैविंग वन रो. अब चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे. द सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. रो मैट्रिक्स में था अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. कॉलम का कुछ भी नहीं कह सकते, एक भी हो सकता है, दो, एक से ज्यादा भी हो सकता है. कॉलम का कुछ भी नहीं, लेकिन रो पे क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए. वो तो रो मैट्रिक्स हो गया. ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. यहाँ पे रो की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हो गया. इसके ऑर्डर देख लो कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है और कॉलम कितना है? सिर्फ एक. तो ये क्या हो गया मेरा? कॉलम मैट्रिक्स. यही बोले ना, ओनली वन कॉलम. और देख लो इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम. तो ये हो गया मेरा कॉलम मैट्रिक्स. कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. 4 5 इस पे देख लो, इसका ऑर्डर लिखिए तो दो रोज है और एक कॉलम. तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. तो ये दोनों क्लियर हो गया. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स पे. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द थर्ड मैट्रिक्स, द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. जब रोज और कॉलम अलग अलग हो, इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप का मैट्रिक्स बनेगा. जैसे देख लो 1 2 3 4 5 6. इसका ऑर्डर देख लो. नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3. तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ
कॉलम्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पे, which is null और जीरो मैट्रिक्स। null और जीरो मैट्रिक्स, जैसे हमको नाम से ही लग रहा है, क्या होगा? If all the elements of a matrix are zero, then this type of matrix is called null और जीरो मैट्रिक्स। मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें? जीरो है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नल और जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखो क्या है, एक रो है और एक कॉलम है, ये भी क्या हो गया मेरा? जीरो मैट्रिक्स। जीरो जीरो जीरो, ये भी क्या हो गया? सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या है? जीरो है। 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो गया मेरा? जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब let's move on to another type of matrix, which is a square matrix. As the name suggests, इसमें क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो सारे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसका देख लो, अगर इसका ऑर्डर देखिए 1 क्रॉस 1, m और n इक्वल है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे ही देख लो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, इसमें भी देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये भी क्या हो गया मेरा? एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 2 ऑर्डर 2 1 2 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 5 6 7 8 9। इसमें देख लो, इसका ऑर्डर देख लो, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसमें भी दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल है, तो ये भी किसके अंडर में आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में आएगा। तो अगर देखो इसको अगर हमको लिखना चाहें, अगर हम इसको टर्म्स में, तो हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब देखो, अभी जहां भी बात होता है वो क्या आता था? m क्रॉस n आता था, है ना? मतलब नंबर ऑफ रोज भी आता था, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आता था। अब इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। m ऑर्डर मतलब m और n क्या है? इक्वल है। तो हम किसी एक का, जैसे इसी की बात करें, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या? 2 भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे भी लिखा है तो हम समझ जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 दिया है, तो ये मत सोचना कि 2, जब भी हम ऑर्डर पढ़ रहे थे हम क्रॉस में पढ़े थे, m क्रॉस n में। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर ऑर्डर 2 या कुछ भी दिया है तो समझ लेना कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसमें देख लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या है? ऑर्डर 2 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी बाइफरकेट करके, अब इसके अंडर में जितने भी अब 2 3 4 मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तब उसके बाद जो भी हम पढ़ रहे हैं तब उसका आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसके ही अंडर में पढ़ रहे हैं, व्हिच इज द
डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके और उसका नोट्स बना लेना। इसी के अंडर में आया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का बात तभी करेंगे जब मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसीलिए हम बोले इसको बाइफरकेट करके इसका सब पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो ये जान लेना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स of the matrix except the diagonal elements are zero is called a diagonal matrix। means वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, अब 3x3, 2x2, 1x1, 4x4, इसी की बात आएगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। हम पहले भी बोल रहे हैं ये किसके अंडर का है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा फिर डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब तुम लोग पूछोगे कि ये डायगोनल है, ये भी तो डायगोनल है, तो बोले कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो डायगोनल तो ये भी डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स का जो डेफिनेशन है उस पे कहा गया है कि व्हेन i इक्वल्स टू j, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज बराबर हो। जैसे देखो ये क्या है? a11 है, ये a22 है, ये a33 है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है? इक्वल है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें ये वाला डायगोनल नहीं, क्योंकि इसमें ये देखो क्या हो जाएगा? a13। अब ये 1 और 3 इक्वल तो है नहीं, तो सिर्फ ये डायगोनल, और इसी डायगोनल को हम लोग कुछ बुक्स में देखो कि नाम दिया गया है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जब जीरो हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स से पहले क्या पढ़े? डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर का है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या चेंज है देख लो डायगोनल मैट्रिक्स का, कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे यहाँ पे क्या थे? अलग अलग था। अब डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम सेम कर दें, जैसे मान लो 2 है यहाँ पे भी 2। इफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो जाए और ऑल अदर एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखो अगर हम मैट्रिक्स के टर्म में लिखें तो ai मतलब क्या है? a11, a22, a33, ये एलिमेंट्स कोई स्केलर हो जाए, कोई भी एक नंबर। ठीक है, कोई मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़े, कोई भी नंबर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम हो जाए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो जाए। ठीक है, या ऑल अदर एलिमेंट्स जीरो हो जाए। इसको अगर हम मैट्रिक्स के टर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और एग्जांपल तो तुम देखे हो, ये भी मेरा क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंडर में
जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सारे एग्जांपल 3x3 पे कर रहे हैं, ये 2x2 पे भी वैलिड होंगे। जब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 और कुछ नहीं। जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए और सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, ये कौन सा ऑर्डर है, 3x3 है। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए और ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A I I इक्वल्स टू, देखो I I वाले टर्म्स क्या है, 1 है, और A I J equals to 0 where I is not equals to J। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब दो टाइप के और मैट्रिक्स रहते हैं, इसी में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, इस मैट्रिक्स में जो ट्रायंगल है मेरा, जैसे 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल देखो ये है, ये ट्रायंगल बना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो ट्रायंगल की अपर पोर्शन है, ठीक है, ट्रायंगल का जो डायगोनल एलिमेंट से लेके और जो अपर पार्ट है वो नॉन जीरो रहे, और जो भी बच गया एलिमेंट्स वो क्या रहे, मेरा जीरो रहे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझे, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल अपर ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स रहे, और उसको छोड़ के जो भी बचा है उसमें क्या रहे, जीरो एलिमेंट्स रहे, मतलब जीरो रहे सब। तो इसको हम बोलेंगे क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फोर्थ पार्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो A I J इक्वल्स टू 0 कब, जब I is ग्रेटर देन J। ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। जब A I J 0 कब होगा, जब मेरा I J से बड़ा होगा। अब देखो कह रहा है कि वही एलिमेंट 0 होंगे जहां मेरा I J से बड़ा होगा। देख लो इस वाले में, देख लो क्या है, 2 1, यहाँ 3 1, यहाँ 3 2। अब देख लो सारे एलिमेंट्स, अगर हम सबको देख दें 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3। अब देखो I, देख लो I ग्रेटर देन J किस में है, इस वाले में है, इस वाले में है, और इस वाले में है। तो ये ही सारे एलिमेंट्स कब जीरो होंगे, वही वाले एलिमेंट जीरो होंगे जिसमें I इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यही तीनों एलिमेंट्स I इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे, और अदर नॉन जीरो। और अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे अपने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टर्म है। इसको भी बाइफरकेट एक सबसेट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देख लो क्या होगा, इसका लोअर पार्ट 3 4 5 6 7
3x3 का मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर लोअर पार्ट डायगोनल एलिमेंट्स को इंक्लूड करके अगर नॉन जीरो है और उसको छोड़ के ट्रायंगल को, लोअर ट्रायंगल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, i a i j इक्वल्स टू 0 और कब, जब i इज लेस देन j। अब देख लो इसमें पिछले क्वेश्चन में किए थे, ये क्या हो गया मेरा 1 2, इसके पोजीशन अगर हम निकालें 1 3 और इसका 2 3। इसमें देखो सारे में क्या है, i इज लेस देन j, सारे में देखो i इज लेस देन j। तो ये था मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कितना फॉर्म पढ़ लिए, फाइव टाइप्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर क्या पढ़े हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब 5 तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स के बाइफरकेट करके मैट्रिक्स पढ़ लिए। अब 2 मैट्रिसेस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें देखो क्या है, मतलब 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। 2 मैट्रिक्स A and B are equal if and only if, 2 कंडीशन है इसमें, तभी वो कंपेरेबल हो पाएंगे। देखो बेटा, जब भी 2 क्वांटिटीज को इक्वल करना है तो पहले सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या वो दोनों क्वांटिटी कंपेरेबल है, कंपेयर करने लायक है, तब तो हम उसको कंपेयर करेंगे, तब तो इक्वालिटी की बात आएगी। तो इसी से 2 कंडीशन है, 2 मैट्रिक्स A एंड B इक्वल तभी होंगे जब पहला कंडीशन है ऑर्डर ऑफ द 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, the matrices are same, पहला। और दूसरा कंडीशन है corresponding elements are equal, corresponding elements are equal। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग A मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 6 और B मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 6। अब ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल कब होंगे, सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं। पहले का ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो ये मैट्रिक्स पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि ऑर्डर सेम हो, और दूसरा कंडीशन है कि corresponding elements are equal। corresponding elements का मतलब दोनों के ऑर्डर सेम होने के बाद हम चेक करते हैं कि corresponding elements, जैसे ये देखो किस पेज पे, A11 पे। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका A11 मेरा क्या होना चाहिए, इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 होगा, ये मतलब हुआ corresponding elements का। ये देखो A12 है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, A12 पे 2 ही होना चाहिए, तब जाके यही मतलब, ये सेकंड पॉइंट का मेरा मतलब है corresponding elements are equal। इसका यूज देखते हैं कहां है, एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का, देखो उसका यूज कहां है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। हम लोग पढ़ तो लिए कि क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, अब यूज देखो उसका।
हम लोग लिखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। देख लो 6 का क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब x, y, z का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो और ये कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बोल दिया है। जब वो कह दिया है अपने से कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर हमें चेक नहीं करना कि ये मेरा 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, फिर हम चेक करें। अब वो कह दिया है कि इक्वल है तो हमें मान लेना चाहिए कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब इक्वल मैट्रिक्स में देखो, अब हम कंडीशन क्या पढ़े हैं, पहला तो कंडीशन है ही, दूसरा कंडीशन पढ़े हैं कि जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कौन सा पोजीशन पे है, A11 पे, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो A11 पे होगा वो उसके इक्वल होगा, मतलब 4 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, A12 पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे A12 पोजीशन पे क्या है z, तो z इक्वल्स टू 3, z भी आ गया, y भी आ गया। अब x का देख लेते हैं, ये कौन से पोजीशन पे है, A21, तो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स, उसका 2-1 पोजीशन देख लो, चेक कर लो 1, तो x इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट में क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। ऐसे ही इसका 6 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, x प्लस y प्लस z। देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, मतलब इधर वाला भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। अब देख लो, अब इसमें इक्वेशन बन गया x प्लस y प्लस z, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ना, तो ये इक्वल्स टू 9। ऐसे ही देखो सेकंड वाला, x प्लस z इक्वल्स टू 5, x प्लस z इक्वल्स टू 5, तो यहां से देखो क्या आ गया, x और z क्या है 5 है, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, तो y तो आ गया मेरा। अब एक और इक्वेशन है y प्लस z इक्वल्स टू 7, तो y प्लस z इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है मेरा। अब जब y प्लस z देखो वैल्यू दे दी है ना 7, तो x कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस z की जगह क्या रिप्लेस कर दो 7 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 9 माइनस 7 2, x भी आ गया। अब क्या लेना है, x भी आ गया मेरा और y भी आ गया, तो z आ जाएगा मेरा, x क्या है मेरा 2 है, z y भी आ गया 4 और z हमें निकालना इक्वल्स टू 9, तो z इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, तो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो z भी आ गया 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था मेरा लेक्चर 2, ये एक्सरसाइज 3.1 के अब सारे क्वेश्चंस आपसे हैंडल आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन में हम इनवर्स निकालते हैं, डिवीजन में हम सिंपली डिवाइड नहीं करते हैं, उसका आगे का प्रोसीजर है कि उसमें हम इनवर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्कआउट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 आप लगाना, ये वीडियोस देख लेना और जहां ना समझ में आए वहां क्या करना, पॉज कर लेना, एक बार देख लेना वीडियो, अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि फिर उस पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।